हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं अपनी पुरानी वीडियो की कंटिन्यूशन में आज उसी पेपर के जो एनटीए का अगस्त सितंबर में रिपीट एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने जनरल पेपर 1 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए किए थे वो आप पहले देख लीजिए। और अब मैं आपके साथ चलती हूँ उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज डन बाय ए एरिएशन, बी बॉइलिंग, सी लाइम सोडा, डी ओजोनेशन एंड आयन एक्सचेंज। ठीक है, अब ये मैं हमेशा हर कैंडिडेट को बोलती हूँ कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करके क्वालिफाई होना है और आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहे तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हम है ना जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं उनको मैं बोलती हूँ सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको पेपर 1 या पेपर 2 के सारे टॉपिक्स के नाम याद है और ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज आप मुझे ये बताएंगे मैसेज करके कि ये कौन से यूनिट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब जब वाटर हार्ड होता है उसको सॉफ्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ना ABCDE मतलब हमें दिए हुए हैं 5 ऑप्शंस। और अगर मैं कोडिंग में जाती हूँ तो ये जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम अपियर करे तो उनको पता होना चाहिए कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है और ये अपन है ना कोडिंग दिए। तो या तो वो बोल रहे A B and C आंसर हो सकता है या BC and E या BC and D या CD and E ओनली। ठीक है, तो मतलब 3 करेक्ट आंसर इसमें से हो गए। तो हमारे पास ऊपर कितने स्टेटमेंट्स दिए ABCDE है। सॉरी, तो 5 हमारे पास है ऑप्शंस और उसमें से कोडिंग बनानी। ठीक है, अब अगर मुझे थोड़ा सा जनरल नॉलेज है या मुझे मीनिंग पता है टर्म का तो मैं ढूंढ सकती हूँ आंसर। तो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड। तो हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट किया जाता है, तो अभी एरिएशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, लाइम सोडा क्या होता है, ओजोनेशन क्या होता है या आयन एक्सचेंज। ठीक है, अब मुझे ना एरिएशन का अदर मतलब पता है। एरिएशन क्या रहता है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो यूज किया जाता है। Aeration is a key part of the sewage treatment, allowing aerobic microorganisms to break down organic materials. Aeration tanks use air diffusers to supply oxygen to the water, which is then consumed by the microorganisms. ठीक है, अगर अब मैं आपको ये बोलती हूँ एरिएशन तो ऐसे तो हमें पढ़ के कुछ समझ नहीं आता है। तो क्या होता है ना, हम यहाँ पर मार खा जाते हैं, मतलब हमें आंसर नहीं मिलता। तो थोड़ी सी कॉमन नॉलेज और आप जब पढ़ते हो तो अब मैं बता ही देती हूँ आपको, ये यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। It is a treatment or is a process of adding oxygen to water to maintain or increase its oxygen saturation. It's used in both natural and artificial environments and is important for a variety of reasons, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है ना वो हार्डनिंग वाटर के लिए सॉफ्ट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो अगर मैं इतना श्योर हूं तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर में नहीं आएगा। तो मतलब मैं ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे ऐसे एक और ऑप्शन ढूंढना है कि इजी हो जाए। तो जब मैं ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है एरिएशन इसके लिए सूटेबल नहीं है। बॉइलिंग तो यूज हो ही सकता है, लाइम सोडा भी यूज। अब ओजोनेशन का मतलब ढूंढते। ओजोनेशन क्या होता है, इज अ केमिकल ट्रीटमेंट दैट यूजेस ओजोन टू डिसइंफेक्ट एंड ऑक्सीडाइज impurities इन वाटर एंड वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ओजोनेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे ना पानी को डिसइंफेक्ट या उसकी इंप्यूरिटीज निकाली जाती है। तो वो भी सॉफ्टनिंग के लिए नहीं यूज होता है। तो ए और डी आंसर में नहीं होने चाहिए। तो अब मैं ऑप्शंस में जाती हूँ, डी जहां पर भी है तो ऑप्शन नंबर 3 को भी डिलीट कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 को भी डिलीट कर देती हूँ। तो अगर मुझे मीनिंग पता था तो मैं ऑप्शन नंबर 2 को ही करेक्ट आंसर मार्क करूंगी। तो इसका मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज डन बाय बॉइलिंग, लाइम सोडा एंड आयन एक्सचेंज। अब देखिए मुझे आयन एक्सचेंज का मतलब भी नहीं पता है, बट मुझे अगर एरिएशन और ओजोनेशन के बारे में थोड़ा सा पता था तो मैंने ए वाले कोडिंग वाले ऑप्शंस को डिलीट कर दिया और डी वाले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है BC and E ओनली। इट मीन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज डन बाय बॉइलिंग, लाइम सोडा एंड ओजोनेशन। ठीक है, एज अ टीचर, एज अ मेंटर मैं खुद भी पढ़ती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो क्या होता है ना, what makes the syllabus difficult? Syllabus is vast, and today they are asking question on softening of hard water. Tomorrow the question will change, the concept will change. तो यहाँ पर प्रॉब्लम है हम कितना पढ़े और कैसे पढ़े। बट मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप पढ़ रहे हो क्वालिटी पढ़ो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हो रहे या आपको रिवीजन की जरूरत है
तो जैसे ही अभी हमें पता है हमारा 1 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, और ऑलरेडी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी अब एंड होने को आया है, तो हमारे पास हार्डली 21 डेज है। तो अगर पढ़ते पढ़ते हम कुछ कैरी करते रहे फॉरवर्ड, तो उसे याद भी रह जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलती हूँ 50% ऑफ द पेपर इज इजी, तो आपको 30% के लिए ही मेहनत करनी है। 50% इजी मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रहते हैं, अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा है, कभी 11th 12th में पढ़ा है, कभी सिर्फ आईज एंड ईयर्स ओपन करके देखा है। तो यहाँ पर इजी वाला क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल यूनिट नंबर 8 है आईसीटी। यहाँ पर मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब जब भी आपको मैच द कॉलम दिया जाता है, सबसे पहले आप टेबल हेडिंग पढ़िए। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, और लिस्ट 2 में उसकी डिस्क्रिप्शन। तो एएलयू, अभी एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अदर बचपन में भी पढ़ा था, ये तो मैं बोलूँ अब तो थर्ड फोर्थ से ही पढ़ के आ रहे हैं। कंट्रोल यूनिट, पेन ड्राइव और मेन मेमोरी। अगर आप ये देखते हैं, आपको पेन ड्राइव पता है सेकेंडरी स्टोरेज होती है, हम उसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं। मेन मेमोरी तो डेफिनेटली प्राइमरी स्टोरेज होती है। और एएलयू अरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशंस, और कंट्रोल यूनिट तो हमें पता है। तो अब यहाँ पर सिंपल है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब सिंपल आते हैं तो एक तो ध्यान रखना है कि हम घाई घाई में हैप्पी होके या तुरंत हमें आंसर आता है, गलत ऑप्शन ना मार्क कर दिए, और हमेशा एनालाइज कर लीजिए। तो एएलयू मैच होना चाहिए। हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज तो मेन मेमोरी का होना चाहिए। तो डी और 1 कहाँ पर मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो 1 और 4 में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 3 एलिमिनेट है। ये कब मैं एलिमिनेट करूँ? जब मैं 100% श्योर, और ये 100% श्योर मैं हमेशा बोलती हूँ आपको प्रैक्टिस से आता है, या फिर एक बार आप सारे ऑप्शन देख लो। ठीक है, तो मेन मेमोरी यहाँ पर मैच होना चाहिए। फिर कैरीज आउट एरिथमेटिक, तो A और 2 मैच होना चाहिए। तो A और 2 ऑप्शन नंबर 1 में मैच हो रहा है। मैंने ऑप्शन नंबर 2 और 3 को एलिमिनेट कर दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर है। अब एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पेन ड्राइव मैच हो रहा है C और 4 सेकेंडरी ऑफलाइन स्टोरेज, और मेन मेमोरी मैच हो रहा है इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी नहीं लगेगा। हम जो क्वेश्चन लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें, जैसे इंग्लिश या हिंदी, या आप स्टेट लेवल का मराठी में, तो आपको उस लैंग्वेज पर भी कमांड होना जरूरी है। तो हियर द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, आज ये इजी क्वेश्चन आए, कल डिफिकल्ट आ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट द पेपर टू बी वेरी इजी। अंडरस्टैंड दैट वी आर अपियरिंग फॉर एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, और कुछ ऑप्शंस आपके इजी और कुछ डिफिकल्ट जरूर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट्स टेंडेंसी टू टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ आंसर्स इज नोन एज। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनता है, यूनिट नंबर 1। सिलेबस में नहीं भी था, तो आप देखिए ये जनरल नॉलेज। ओके, कुछ मीनिंग टर्मिनोलॉजी हमने कुछ और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ी होगी। अब ये बोल रहे कौन सा स्टाइल इन्वॉल्व करता है? स्टूडेंट्स टेंडेंसी, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी, स्टूडेंट्स की आदत होती है, एक हैबिट होती है। दे टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है उनको आंसर देने में, ऑन द एक्यूरेसी ऑफ आंसर, मतलब वो आंसर सोच के देते हैं और उसका आंसर करेक्ट निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर 1 है इंपल्सिव स्टाइल, सेकंड है सरफेस स्टाइल, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव स्टाइल, फोर्थ इज मैनिपुलेटिव। अब अगर मुझे कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, इंपल्सिव अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट है, या इम्पल्स जर्नल वर्ड, कुछ चीज को हम घाई में कर देते, ओके। अब मैं इसको मार्केटिंग में जाती हूँ। एज आई एम अ टीचर हु टीचेस कॉमर्स एंड मार्केटिंग सब्जेक्ट्स। इम्पल्सिव हमें उसमें भी पढ़ाया जाता है, इम्पल्स परचेज। किसी को देख के हमारा मन करता है कुछ चीज खरीदने का, जो हमारे लिस्ट में रेडी नहीं थी। ठीक है, जैसे आप समर आफ्टरनून में जा रहे हो, कोई आइसक्रीम खा रहा था, आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में आइसक्रीम खाना नहीं लिखा था, बट स्टिल व्हेन यू सी समबडी ईटिंग आइसक्रीम, यू ऑल्सो फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज समथिंग इम्पल्स। तो इम्पल्सिव होता है घाई में करना, जल्दी। तो यहाँ पर वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन में मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड ही आपका कीवर्ड है, तो हियर वन, ऑप्शन नंबर 1 शुड नॉट बी आंसर। सरफेस स्टाइल भी आंसर नहीं है। मैनिपुलेटिव स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है रिफ्लेक्टिव स्टाइल। अगर आप टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्शन कभी भी आप इंट्रोस्पेक्ट सोच समझ के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज 3। सो द स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स अ स्टूडेंट्स टेंडेंसी टू टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ आंसर इज नोन एज रिफ्लेक्टिव स्टाइल। ठीक है, अब मेरी एक हैबिट है, आई ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं अपने पूरे दिन के ऊपर रिफ्लेक्शन करूँ, इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि वेयर डू आई वेंट रॉन्ग, वेयर डू आई वेंट करेक्ट। ठीक है, तो हम ये भी मीनिंग जब पता होता है वो भी कर सकते हैं समझ। ठीक है, तो को रिलेट कीजिए। मुझे पता है बहुत सारे हम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो अगर आप कहीं से उसको जोड़ सकते हैं, आंसर का मीनिंग ढूंढ सकते हैं, तो आपका आंसर राइट बन सकता है। ओके, यहाँ पर भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये जो ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैं
इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, आपको कितना टाइम लगे। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड योर स्ट्रेटेजी इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आए, तो पहले आप कुछ ऐसे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना लिए जिसमें आप कंपनसेट कर सकते हैं। ओके, इफ योर एम इज टू गेट अ ऑल इंडिया रैंक तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। आपकी एम है जेआरएफ लाना तो स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर से सेटिस्फाइड है तो आप कितना पढ़ के जाएंगे और कितना हम सक्सेसफुल हो सकते हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और थॉट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन से। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने रिसेंटली पेपर वन, ये जो जून 2000 अगस्त 2024 का पेपर है इस पर है, मैंने क्वेश्चंस पेपर वन के आंसर के सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए वीडियो, तो आप वो चेक कर लीजिए। मैं पीएचडी कैंडिडेट्स को भी मेंटर करती हूँ तो मेरी उसके ऊपर भी प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और रिसर्च सीखे, जिसमें रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर या फिर पीएचडी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, या पीएचडी में मैंने नेट को सपोज मैंने एंट्रेंस लेना है, एडमिशन लेना है, तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने गाइडेंस दिए। तो अगर आप पेशेंस और टाइम के साथ वो वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर दे आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू राइट अ रिसर्च पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब यह क्वेश्चन पर आ जाता है, सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया और थॉट इन नॉन वर्बल। सो व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर वर्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व। अगर आप कम्युनिकेशन यूनिट 4 पढ़ेंगे उसमें आपको वर्बल है, नॉन वर्बल है। वर्बल में वर्ड्स आते हैं तो रिटर्न, ओरल, और नॉन वर्बल में आपके आते हैं जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, या मैं बोलूँ जैसे ट्रैफिक लाइट्स, या हम इमोटिकॉन्स यूज करते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, तो हिडन सिंपल आंसर नहीं है, इफेक्टिव सिंपल आंसर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट सिंपल आंसर है। अभी एब्स्ट्रैक्ट सिंबल का मतलब क्या है या आइडियशनल सिंबल का मतलब क्या है, तो अगर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए आएगा तो आप इसको सर्च करके भी मेहनत कर सकते हैं। और मैं जब भी बोलती हूँ अगर आप एक अच्छे टीचर के साथ जुड़ रहे हैं तो वो आपको टीचर सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं देते, सिर्फ आंसर देके तो मैं आपको 5 मिनट में सेशन खत्म कर सकती हूँ। बट अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसमें 4 ऑप्शन, तो एनालाइज कीजिए उसमें क्या ऑप्शन बनता है। तो अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट सिंबल की बात करूँ तो सपोज अब हम लव लव को जोड़ते हैं हार्ट, हार्ट के शेप से, बट क्या हमारा हार्ट जो एक्चुअल होता है ह्यूमन ऑर्गन वो हार्ट शेप में कैसे है, तो हमने उसको एक एब्स्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, हमने उसको एक थॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल। अब ट्रैफिक सिग्नल, स्टॉप, ये हमने सब उनको दिए हुए मीनिंग, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट सिंबल का मतलब ये रहता है। आइडिएशन सिंबल, जैसे अब मैं बोलूं, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप गूगल पर जाके थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बट फिर क्या हो रहा है ना, अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं तो हम क्वालिफाई भी नहीं होते। ओके, तो अभी आइडिएशन सिंबल से आपको क्या समझ आ रहा है, उसका मीनिंग अगर देखिए तो आइडियाज लगता है ना कुछ, तो एक आइडिया और कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे अब मैं बोलूँ किसी चीज के ऊपर लिखा है, ऐसे कोई आप मैसेज पढ़ रहे हो उसके ऊपर ऐसे लाइट बल्ब है, तो आपको पता होगा इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया, तुरंत आपको सिंबल से समझ आ गया। या फिर आपको मैं बात करूं, हमें ना कई कई पर पेंट ब्रश बना देते तो वहां पर हमको क्या पता होता है, या पेंटिंग या फिर कुछ क्रिएटिविटी। ओके, तो ये होते हैं आइडिएशन सिंबल्स। तो यहाँ पर वो पूछ रहे रिप्रेजेंट एन आइडिया, रिप्रेजेंट सेट एन आइडिया और थॉट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। A symbol that represents an idea or thought इन सॉरी, 1 मिनट, मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पर हमारे पास है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अभी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो कॉमर्स को यूनिट 5 में भी आता है स्टैटिस्टिक्स। और ये अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो तो आपको ये कर्टिसिस, स्क्यूनेस क्या होता है, मीन मीडियन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मीन तो होता है एवरेज, मीडियन होता है हम जो कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं मीन और मीडियन। तो यहाँ पर अभी कर्टिसिस और स्क्यूनेस में हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट है, पीएचडी करें, तो आपको ये आंसर इजीली बन जाता है। तो सबसे पहले शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें यही नहीं पता, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब बता सुना तो मैं पहले स्क्यूनेस की बात करती हूँ। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमिट्री और मोर इजीली आई सो द लैक ऑफ सिमिट्री।
अ डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट, हम बोलते हैं ना ये डेटा नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है, नॉट नॉर्मल। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट इज सिमेट्रिक इफ इट लुक्स द सेम टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेंटर पॉइंट, मतलब वो ज्यादा लेफ्ट को नहीं जा रहा और ज्यादा लेफ्ट, जैसे आउटलायर्स है तो राइट को नहीं जा रहा लेफ्ट को नहीं जा रहा, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। तो वो स्क्यूनेस है। अब कर्टोसिस क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ वेदर द डेटा आर हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर है ना शार्पनेस ऑफ द पीक वो पूछ रहे हैं। अब ये ना आपको, तो मैं आपको रिसर्च की प्लेलिस्ट में बता दूंगी कि कर्टोसिस और स्क्यूनेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा नंबर, ऑप्शन नंबर शार्पनेस। पहले एक बार ओके क्वेश्चन देख लेते फिर से। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पर आंसर है कर्टोसिस, क्योंकि स्क्यूनेस कुछ और बताता है और कर्टोसिस कुछ और मीनिंग बताता है। तो कर्टोसिस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट में आपके लिए इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हमने कितने क्वेश्चन देखे आज, एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया ऑप्शन नंबर ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पर बताया, फिर आईसीटी पर हमने कवर किया है, फिर हमने यहाँ पर देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड पर, फिर यहाँ पर हमने देखा है कम्युनिकेशन पर, और यहाँ पर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, तो अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी रोज पढ़ेंगे, और जैसे कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, आज हमें हॉलीडे है, तो अगर आपको पता होगा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी है। ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट और द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमें हॉलीडे है, तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है और आप बिजी नहीं है कहीं पर, कोई रिलीजियस एक्टिविटी या कहीं पर, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेहनत करके पढ़िए। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास होता नहीं है, अपनी डिग्री है, हमारी क्वालिफिकेशन है, हमें इसके ऊपर मेहनत करनी है। और अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो राइट रिसोर्सेज से कीजिए, राइट कंटेंट से कीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक डायरी पेन बुक लेके बैठिए, उस पर लिखिए कि आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन किए। तो जैसे मैंने आज जर्नल पेपर 1 के 5 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए हैं, एंड वो हर एक अलग यूनिट से, क्योंकि मैं क्वेश्चन वाइज जा रही हूँ पेपर के। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वो भी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 10 दिसंबर को लास्ट डे फॉर्म फिलिंग की, दिसंबर साइकिल के लिए जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 1 से। अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, भले नेट वाले आपका डेट एक्सटेंड करिए ना करिए, आज हमारे पास टाइम है तो हम फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडी एंड सी यू सून।